ये बुक ये बाउंसलर है। बाउंसलर ने ग्लव्स का पहने गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी, तो टेस्ट कैसा हुआ बच्चों आपका? बताओ भाई। पिछले टेस्ट से ये क्या था, इजी, मीडियम या टफ? गुड। अमिताभ बहुत अच्छा स्कोर है। प्रभनूर आपका भी अच्छा स्कोर है। दीपजोत गुड। आदित्य वेरी गुड। गुड। सुखमनी। अच्छा स्कोर है। अंचल गुड। एक्सरसाइज 2 के थे कोई क्वेश्चंस? हाँ बच्चों, मैंने तो हटवाए थे अपनी तरफ से कोई, या स्टिल थे कोई?
मैं पूछा हूँ एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस थे कोई टेस्ट में? एक था शायद फर्दर 60 डिग्री वाला कि 60 से किया तो इतना वर्क हुआ और 60 में अच्छा कितना होगा। चलो फिर तो ठीक है, मतलब अगर एक ही था तो सही है। आगे से ऐसे ही रखेंगे डिस्कशन टेस्ट से पहले। अच्छा होमवर्क फिर बच्चों किया कि नहीं? किया सर। किस किस ने नहीं किया भाई होमवर्क बताओ मुझे। बाकी सबने किए? मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज 0 के ही थोड़े से क्वेश्चन भेजे थे इसलिए। किस किस ने नहीं किया बच्चों बता दो। सीएम सर सेंटर ऑफ मास ही होता है ना। यहाँ कहीं था क्या सीएम? सीएम सेंटर ऑफ मास के लिए यूज होता है। हाँ वैसे तो होता है बट इस चैप्टर में भी कहीं था क्या सीएम? एक ऑप्शन में था एक्चुअली, पार्ट बी के, इट रोटेट्स अबाउट सीएम तो। अच्छा अच्छा हाँ वो सेंटर ऑफ मास ही। सर यस एक्सरसाइज 0 का थर्ड क्वेश्चन। हाँ नहीं अभी तो डिस्कस कर नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे लगा आप डिस्कस कर रहे हैं इसमें। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक मतलब अभी नहीं करना डिस्कस तो ठीक है, बट अदरवाइज डाउट क्लास में ना सर से बात हुई थी, जो सर ने ली थी डाउट क्लास। हाँ हाँ हमने मैग्नेटिज्म का एक्सेस 2 का क्वेश्चन की करेक्शन की हुई है। कौन सा मैग्नेटिज्म? एक्सेस 2 का 30th क्वेश्चन, उसमें ना दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। हम्म चल मैं देख लेता हूँ अभी मैं बताता हूँ। ठीक। ये बच्चों चलो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में करूँगा डिस्कस, ठीक है? जो था नेक्स्ट क्लास तक आपने एक्सरसाइज 01 ए और बी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं सब में, राइट? ओके तो बच्चों याद करते हैं हमने पिछली क्लास में क्या किया था। वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो
उसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि हमने बेसिकली क्या कुछ पढ़ा है अभी तक। हमने फ्लक्स की बात की थी, फिर हमने ये बात की थी कि चेंजिंग फ्लक्स से क्या होता है, ठीक है ना। तो एक चेंजिंग फ्लक्स से एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसकी हम डायरेक्शन देखते हैं फ्रॉम लेंज लॉ। यहीं तक किया हुआ है हमने बच्चों। यस सर। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन ट्राई करो जो आपके सामने है। बेसिकली देयर आर टू रिंग्स, one made up of copper, other made up of plastic. मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस सेम है, और आपको मतलब ईएमएफ और करंट को कंपेयर करना है, मतलब कि सेम है, डिफरेंट है, क्या है। आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को कंपेयर करना है कि सेम होएगी या डिफरेंट होएगी। सो राइट, सही आंसर दिया आप में से सब नहीं। जो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होएगी बच्चों, वो तो सेम होएगी, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सिंपली डी फाई बाई डी टी है, वो तो सेम है। उसको तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रिंग का मटेरियल क्या है, राइट। उसको तो मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है, एरिया से मतलब है, वो सेम है दोनों का। लेकिन जब हम करंट निकालेंगे तो करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस तो अब कॉपर और प्लास्टिक की अलग अलग होएगी। रादर हमें पता ही है कि प्लास्टिक तो एक इंसुलेटर है, तो उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो तो भाई जो इंड्यूस करंट है वो सिर्फ कॉपर में है। तो वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ईएमएफ सेम होएगी बस, लेकिन करंट जो है वो अलग होगा। सबको क्लियर है ये? एनी डाउट?
दोबारा समझो, जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम? डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी जब हम निकाल रहे हैं, जब हम फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स के अंदर तो सिर्फ क्या आता है? नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं, फील्ड आती है एंड एरिया आता है। क्या उसके अंदर कहीं पर भी हम मटेरियल की कोई बात करते हैं कि मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा मटेरियल है, कि वो प्लास्टिक है या वुड है? नहीं कर रहा। सिर्फ वो तो रिंग के रेडियस पे डिपेंड करेगा क्योंकि एरिया उस पर डिपेंडेंट है, और तो कहीं पे कोई रोल ही नहीं आ रहा मटेरियल का। तो वो जो आप पूछ रहे हो, कहीं पर भी जो आप कह रहे हो वो तो तब होता अगर ये मतलब डिस्क होती। यहाँ तो रिंग है, तो रिंग के अंदर तो खाली है हर जगह। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं हम, वो तो एम्प्टी स्पेस की लिख रहे हैं ना, दोनों में ही एम्प्टी स्पेस है। तो इसलिए ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं आया। हाँ, लेकिन जब हम करंट लिखेंगे तो करंट के अंदर आएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, राइट? तो वो रेजिस्टेंस दोनों मटेरियल्स की अलग अलग होगी। राइट? ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक ना बात पूछनी थी। हमने बोला था कि जो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफाइन किया है, वो मतलब पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अबाउट है, हम 2 पॉइंट्स के अबाउट डिफाइन नहीं कर सकते। यस। तो फिर चार्ज मूव ही क्यों करेगा? मतलब चार्ज तो तब मूव कर देना उसको दिख रहा हो कि आगे कम पोटेंशियल है तो मैं अपनी एनर्जी लूज कर पाऊंगा। तो नहीं, बेसिकली मतलब रिंग के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही गया ना, मतलब तो चार्ज सर्कुलर लूप्स में मूव करने की कोशिश करेगा। मतलब सर अगर वो थोड़ा सा मूव कर भी रहा है तो भी कहीं जाके भी उसके पास उतना ही पोटेंशियल है जितना वहां पे रह के था। नहीं नहीं फोर्स तो आई नहीं ना। नहीं नहीं है, मतलब जब वो रिंग में मूव कर रहा है तो मतलब ऐसा हो रहा है, हम एग्जैक्ट फिनोमेना तो नहीं समझ सकते, बट इट्स लाइक सेइंग कि वो जो चार्ज है उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो उस कारण से वो चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है ऐसे। ठीक है, मतलब जब वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका पोटेंशियल सेम है, उसका पोटेंशियल कम हुआ है। हाँ हाँ हाँ, यस। ठीक। ओके, बच्चों ये सिचुएशन देखो, ये एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड L which is moving with velocity v। एक इसके थोड़े से आगे a डिस्टेंस आगे एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड वाला, उस रीजन की थिकनेस है b, एंड यू आर गिवन कि ये जो b है दैट इज ग्रेटर देन L। ये आपको इनिशियल इंस्टेंट पे शोन है सिचुएशन। तो you need to plot a graph between EMF and time।
कि अलग अलग टाइम्स पर क्या ईएमएफ होगी, ये ग्राफ चाहिए। एक बच्चों में और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फॉर क्लैरिटी कि टेक एंटी क्लॉकवाइज करंट टू बी पॉजिटिव। ध्यान से करो। थोड़ा सा मतलब लंबा है क्वेश्चन, बट अगेन 3-4 क्वेश्चंस का आप सोच लो कि मिक्सचर है एक तरह से। मुश्किल नहीं है बिल्कुल, हर कोई कर सकता है आराम से। आज तो भाई रिकॉर्ड तोड़ बच्चे आए हैं क्लास में, 67। कोई गलती से तो नहीं आ गया भाई? आज जूलॉजी की क्लास में भी 71 बच्चे थे। क्या बात है। अच्छा, जस्ट इन केस आपको ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल लग रहा हो तो सिर्फ वैल्यूज लिख लो चाहे। वैसे ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बट चलो 1% अगर नहीं हो रहा तो वैल्यूज लिख लो। बता दो, ठीक है। क्या आपने वैल्यू भेजी है? तो हाँ, टाइम के करस्पॉन्डिंगली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इनकम्प्लीट है।
मैं बच्चों एक हिंट दे रहा हूँ आपको। 3 केसेस कंसिडर करने हैं आपने। केस 1 जब वो फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, केस 2 जब वो कंप्लीटली फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, और केस 3 जब वो उसके बाद फील्ड से एग्जिट कर रहा है। तो उस उन लाइंस पे सोचो। हाँ, उसके बाद आगे ये हो गया कि जब पूरा ही एग्जिट कर गया। लेंथ ए तक कोई फील्ड नहीं है। हाँ मुस्कान, ठीक है। उसकी वैल्यू तो बच्चों मतलब आप ऐसे ही सोचो, है ना, कि अभी छोड़ो ग्राफ, मैंने आपको बता दिया 4 सिचुएशंस बन गई। मतलब ऐसे तो 5 कह लो। आ, मैं हाँ, ग्राफ बनाने की जगह ना पहले आप सोचो एक बार, समझो सारे। 5 सिचुएशंस हैं। एक तो अभी जब तक उसने एंटर ही नहीं किया, मतलब जब तक वो ये ए डिस्टेंस मूव कर रहा है। फिर उसके बाद जब वो पार्शियली एंटर कर रहा है, मतलब जब पार्शियली फील्ड के अंदर चला गया। फिर जब कंप्लीटली अंदर है। फिर जब एग्जिट कर रहा है। और फिर जब कंप्लीटली एग्जिट कर चुका। तो इस हिसाब से 5 अलग अलग वो बन जाएंगे अपने केसेस, जिसमें पहला और आखिरी तो चलो बिल्कुल ही ऑब्वियस है। तो आप मुझे आंसर इस फॉर्म में दे दो, अगर आपको देना है तो, मतलब इन 5 केसेस के हिसाब से लिख के दे सकते हो आंसर। ठीक है जिसकन, ठीक है आपका आंसर। करमन दोबारा देखो, गड़बड़ है कुछ। हाँ आर्यन ठीक है, वेरी गुड।
बोवेरॉन ठीक है आपका, आपने शायद बस टर्म गलत लिख दी, आपने फ्लक्स पॉजिटिव लिख दिया, ईएमएफ पॉजिटिव लिखना है ना। आदित्य तुम्हें भी वेरी गुड, उदास मत हो। हाँ बच्चों, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, सबसे पहले मुझे केस 1 का आंसर लिख के भेजो। केस 1 क्या है, जब तक अभी उसने एंटर ही नहीं किया। हाँ भव्य ठीक है, गुड। जिन्होंने भेजा है अभी तक ठीक है, बाकी लोग भी भेजो भाई, बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा आंसर। अक्षता भेजो आंसर। कशिश, फर्स्ट केस का तो भेजो, जब तक अभी वो एंटर ही नहीं किया उसने। हम्म, यस, कशिश भेजो भाई। अमिताभ, वो साइंस में कुछ फर्क आएगा जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से? तो बच्चों देखो, जो पहला केस है वो कितने से कितने टाइम के बीच में बन रहा है? टिल 0 से लेकर
A by V। राइट, तो तब तक तो हमें पता चल गया कि जीरो ही है। क्यों भाई? क्योंकि तब तक तो कुछ हो ही नहीं रहा, तब तक तो कोई फील्ड लाइंस में चेंज ही नहीं आ रहा, जीरो ही रह रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ वो कौन सा टाइम होगा जब वो एंटर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में? कितने से लेकर कितना टाइम होगा? बेसिकली आप ये देख सकते हो कि वो पूरा कब एंटर कर गया होगा। लूप के अंदर सिर्फ जो लूप है उसकी राइट साइड को देखो। उसकी राइट साइड पहले ए दूरी पे है ना, तो जब तक उसने ए डिस्टेंस मूव कर लिया होगा तब वो एंटर करना शुरू करेगी, करेगा लूप, है ना। और अब वो कंप्लीटली कब एंटर कर जाएगा? जब उसके बाद ए और आगे मूव कर गया, सॉरी एल और मूव कर गया आगे। तो हम बच्चों अगर इसके अलग अलग वो बना लें पोजीशंस, उससे आई थिंक सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी कंप्लीटली। ये तो पहला हो गया। थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी हमें, देखो। है ना, जब वो अब पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है ना। अब वो कंप्लीटली अंदर कब हो जाएगा? मैं बस छोटा दिखा रहा हूँ, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका, वैसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप देखो उसने कितना मूव कर लिया यहाँ तक, शुरू से लेकर। ये लेंथ कितनी बन गई? ए प्लस एल। राइट। तो अब इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक फिलहाल कोई चेंज आ रहा है उसके अंदर? मतलब फील्ड लाइंस के अंदर कोई चेंज आ रहा है बच्चों?
नहीं, राइट। तो ये इन बिटवीन भी कुछ ऐसा टाइम आएगा जब फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। और तो मतलब बच्चों, लेट्स से कॉल दिस एज पोजीशन 1, दिस एज 2, दिस एज 3। उसके बाद एक पोजीशन हो गई कुछ ऐसे, जब वो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। और फिर एक हो गई जब कंप्लीटली एग्जिट कर चुका है, ठीक है ना। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। जो तो सबसे पहले वाली पोजीशन है, जब लेट्स कॉल दिस एज पोजीशन 0। अभी तो पता ही है कि 0 ही होगी, क्योंकि अभी तो कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा। अब बच्चों हम पोजीशन 1 की बात करते हैं। पोजीशन 1 में क्या होगा, देखो पोजीशन 1 विल बी लाइक दिस, राइट। तो मान लो उसने x एंटर कर लिया, तो फ्लक्स क्या हो गई, फील्ड इनटू एरिया। अभी कितने एरिया में फील्ड लाइंस हैं, सिर्फ x इंटू एल एरिया में फील्ड लाइंस हैं। तो ईएमएफ लिखेंगे हम डी फाई बाई डी टी, तो वो क्या बन गया, बी एल डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वी। तो ये आ गया वीबीएल विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जब वो पोजीशन 1 पे है बच्चों, उस टाइम पर उसके अंदर एक कांस्टेंट फ्लक्स है वीबीएल। ये सबको समझ आया। मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन देखते हैं। हाँ भाई, मुझे यस चाहिए सबका, अगर समझ आ गया तो। ये वीबीएल कैसे निकाला है हमने, $67 यस चाहिए मेरे को। हितेश, आपको पहली बार देखा मैंने चैट पे, वेलकम। ओके ग्रेट। अब डायरेक्शन देखते हैं बच्चों। लेंस लॉ, फील्ड लाइंस किधर हैं, अंदर की तरफ बढ़ रही हैं। उसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर को बननी चाहिए, ऊपर को। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है तो करंट किधर को आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो वो पॉजिटिव हो गया। मतलब पोजीशन 1 पे हमें ये पता चल गया कि जो करंट, जो हमारे वाला केस है, वो पॉजिटिव ईएमएफ वाला है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों। आप देखो, मैंने नीचे नहीं साइन लगाया, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम
फैराडे से तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, साइन हम लेंज लॉ से निकालते हैं। करेक्ट। अब बच्चों पोजीशन 1 के बाद, पोजीशन 1 में हमने निकाल लिया, वीबीएल आ गया। पोजीशन 1 के बाद जो पोजीशन 2 से लेकर पोजीशन 3 थी, इसमें क्या आएगा बताओ? तो हमने जो आंसर्स निकाल लिए, अभी तो पहले 0 है, इसमें हमने निकाल लिया प्लस वीबीएल आएगा। ये समझ आया मैंने प्लस क्यों बोला? क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेना है। ठीक है जी। पोजीशन 2 से पोजीशन 3 के बीच में क्या फ्लक्स में कोई चेंज आ रहा है बच्चों? नो, राइट। तो यहां हो गई 0। उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन 4 की, जब वो एग्जिट कर रहा है। तो पोजीशन 4 में अब क्या हो जाएगा? अगेन मान लेते हैं कि वो x बाहर निकल गया। अब फ्लक्स क्या बन गई इस केस में? b। एरिया क्या आएगा बच्चों? हमने कौन सा एरिया लिखना होता है? लूप का एरिया। बोलो भाई, हमें कौन सा एरिया लिखना है? लूप का नहीं, लूप का एरिया तो L² हो गया। हमें वो एरिया लिखना है जिस एरिया में से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इसीलिए हमने पहले वाले केस में कौन सा एरिया लिखा था? L×X। अब कौन सा लिखेंगे? अब कितने एरिया में है फील्ड लाइंस? L×L-X। तो ये बन गया -VBL। तो बच्चों आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे माइनस आ रहा था इसलिए मैम ने माइनस लिख दिया। यहाँ पे तो हम सिर्फ वैल्यू में ही इंटरेस्टेड हैं, और अगेन हम डायरेक्शन तो लेंस लॉ से निकालेंगे। जब लूप बच्चों बाहर निकल रहा है तो फील्ड लाइंस को क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड तो सेम बन गया बाय चांस, VBL हम देख सकते हैं। अब डायरेक्शन निकालनी है हमें, हमें देखना है कि अब क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो फील्ड लाइंस को क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस कम हो रही हैं लूप के अंदर। तो अगर कम हो रही हैं तो उसको अपोज करने के लिए अंदर को ही बनेंगी फील्ड लाइंस, राइट। तो अंदर को फील्ड लाइंस बनाने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसलिए इस केस में क्लॉकवाइज आ गया, जो हमारे हिसाब से, हमारे क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से नेगेटिव हो गया। तो पोजीशन 4 पे हो गया -VBL। ठीक है जी। और
पोजीशन 5 तो वो बन गई जब वो कंप्लीटली बाहर ही निकल गया। तो अब क्या होएगी बच्चों? पोजीशन 5 पे क्या होगा बच्चों? जीरो ना? सबको समझ आ गए बच्चों केसेस? पहले 0, फिर प्लस VBL, फिर 0, फिर माइनस VBL और फिर 0। मैं बच्चों फिर से ये बात बोल रहा हूं, प्लीज इसका ध्यान रखना। मैंने प्लस VBL और माइनस VBL फैराडे लॉ से नहीं लिए, मैंने वो लिए हैं लेंज लॉ से, जो हमारे को कंडीशन गिवन थी उसके हिसाब से। ठीक है, ये मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा ये, कि डायरेक्शन हमेशा लेंज लॉ से लेनी है, फैराडेज लॉ से कभी नहीं लेनी डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से बच्चों हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा? लाइक दिस। पहले 0, फिर पॉजिटिव VBL, फिर 0, फिर नेगेटिव VBL और फिर 0। देखो इसको ध्यान से, मुझे सही सही बताना कितने लोगों ने ऐसे बनाई थी लाइन स्लांट? तो नहीं, ये रेड वाली स्लांट के नहीं लिए है। या सही वाली के लिए खड़ा करना है हाथ? रेड वाली के लिए। तो ये स्लांट लाइन नहीं आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है। इट इज सॉरी, EMF की वैल्यू, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर रही है, EMF की वैल्यू नहीं चेंज कर रही। सर डिफरेंशिएट नहीं किया था सर, इसलिए हाइपरबोला बनी जा रहा था बारी बारी। हाँ, ये ना मतलब गलती हो जाती है, हम फ्लक्स के हिसाब से आंसर कर देते हैं। हमें फ्लक्स नहीं, उसको डिफरेंशिएट करके उसके हिसाब से आंसर करना है। हाँ जी सर। किस किस का ये ग्राफ ठीक था अगर आपने बनाया था तो? दो ही लोगों ने बनाया था। ओके गुड, ठीक है, गुड करमन। तो ठीक है बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन लंबा हो गया, बट मतलब आपको इंडिविजुअल केसेस तो आ ही सकते हैं ना।
एंटरिंग वाला या बिल्कुल बीच वाला या एग्जिटिंग वाला? नहीं नहीं, ग्राफ की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही एक केस बना के करवा दिया, ऐसे कोई ग्राफ ये याद नहीं रखना। ओके, सबको समझ आ गया बच्चे क्वेश्चन? ओके, अगला लिखो बच्चों, चार्ज फ्लोन। एवरेज ईएमएफ तो हमने लिखा हुआ है, मतलब हमने ईएमएफ लिख लिया था, ईएमएफ से करंट लिख लिया था। अब हम चार्ज फ्लोन की बात करेंगे, मतलब जब ये फ्लक्स चेंज कर रही है उस कारण से कितना चार्ज फ्लो किया। तो भाई करंट और चार्ज में बच्चों क्या रिलेशन होता है? चार्ज इज इंटीग्रल करंट dt, राइट? आई हमने क्या लिखा? ईएमएफ अपॉन आर dt। ईएमएफ क्या थी? डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी। तो ये dt और dt कट गए, राइट? तो r तो कांस्टेंट है, डी फाई की इंटीग्रेशन क्या हो गई? डेल्टा फाई। तो जो चार्ज फ्लोन आ गया किसी भी सिचुएशन में, वो आ जाएगा एज डेल्टा फाई अपॉन आर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो आंसर है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपको क्या होगा, कोई सिचुएशन दी होगी जिसमें मतलब एक इनिशियल सिचुएशन है, एक फाइनल सिचुएशन है, और उसमें पूछा जाएगा चार्ज कितना फ्लो किया, तो आप सीधा डेल्टा फाई बाय आर कर दोगे। रेजिस्ट आर, व्हाट इज आर? आर इज रेजिस्टेंस, वो गिवन होगी आपको। ठीक है जी।
ओके, तो बच्चों ये एक लिख लो कि जो मैं कह रहा था कि इन क्वेश्चंस ऑफ EMI we mathematically find mod d phi by dt and direction लेंस लॉ के हिसाब से। तो सिर्फ किस केस में हम फैराडे लॉ वाला माइनस यूज करते हैं, वो है बच्चों जैसे आपको नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको फाई दे दिया सीधा टाइम पे डिपेंडेंट और आपको ई पूछा है, तो ऐसे केसेस में कोई फिजिकल सिचुएशन तो दी ही नहीं हुई, राइट? यहाँ तो कोई आपको फिगर बना के दिया ही नहीं हुआ जिससे आपको समझ आए कि फ्लक्स को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस केस में हम माइनस यूज कर लेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो ऑप्शंस में दोनों होंगे आपके, पक्का -2 भी होगा +2 भी होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। जितने भी दूसरे क्वेश्चंस हैं बच्चों जहां पे हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बता रहे होते हैं, वहां पे माइनस से कुछ नहीं समझ आएगा, वहां पे लेंस लॉ से ही डायरेक्शन निकलेगी। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है। एक पॉइंट बच्चों हम और नोट कर लें, -d∅dt जो होता है वो मैथमेटिकली क्या हो गया, ग्राफिकली क्या होता है? हाँ बच्चों, व्हाट इज -d∅dt ग्राफिकली? तो नेगेटिव तो चलो लिखा ही हुआ है, d∅dt क्या हो गया? स्लोप ऑफ फाई वर्सेस t ग्राफ। तो तो अगर आपको फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन हो और आपको ईएमएफ निकालनी हो तो आप क्या करोगे, सिंपली उस ग्राफ की स्लोप देख लोगे और उसके आगे एक माइनस। अगेन यहाँ पे भी मैंने माइनस क्यों कहा, क्योंकि अगर ग्राफ गिवन होगा तो कोई और फिगर नहीं गिवन होगा, कोई फिजिकल सिचुएशन नहीं गिवन होगी, तो फिर इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ठीक है जी। क्लियर सो फार? ओके।
नेक्स्ट लिखो बच्चों, दोबारा एक बार समझ लो बच्चों, जब तो क्वेश्चन में कोई भी फिजिकल सिचुएशन दी हुई है, मतलब आपको फिगर बना के दिखाया हुआ है कि लूप किस तरीके का है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की हैं, तब अगर आपको कभी करंट की डायरेक्शन निकालनी है या ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी है, वो आप निकालोगे लेंज लॉ से। अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ मैथमेटिकली दी हुई है तो आप माइनस के साथ निकालोगे आंसर अपना, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, कोई फिजिकल सिचुएशन में मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अलग से और डायरेक्शन निकाल लेंगे लेंस लॉ से। जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया भी था, वो लूप वाला, मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने सिर्फ वीबीएल और डायरेक्शन हमने कैसे निकाली, लेंस लॉ से, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, अगली हेडिंग दो, एसी जनरेटर। हम बच्चों आगे जाके इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग की बात करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इसका मैथमेटिकल पार्ट समझना है कि ये होता क्या है। तो बच्चों मान लो ये ऐसे एक लूप है, ये लूप जो है वो इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो टुवर्ड्स राइट है और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, ठीक है। लूप का एरिया इज ए एंड उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n, और हम इस लूप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करते हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। सिचुएशन क्लियर हो रही है बच्चों, क्या है कि लूप कैसे रखा हुआ है। अब जब हम लूप को घुमा रहे हैं बच्चों, तो अब मान लो किसी टाइम t पर ये लूप थोड़ा सा ट्विस्ट कर गया, तो उसका एरिया वेक्टर घूम गया है विद एंगल थीटा, और ये थीटा क्या हो गया, ओमेगा इंटू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो इनिशियली जो एंगल था वो 0 था और अभी जो एंगल है वो ओमेगा टी है। तो बच्चों जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जब हम कोई भी जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में लूप ऐसे ही घूमता है। लूप को हम कैसे घुमाते हैं, ये छोटी क्लासेस में याद करो, हम पढ़ते नहीं थे कि डैम है, डैम में ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी ने टरबाइन घुमाई। तो वो टरबाइन घुमाने का काम क्या था, वो तो टरबाइन जो घूम रही है वो क्या कर रही है फाइनली, वो इस तरीके का कोई लूप है जिसको घुमा रही है। फाइनली हम जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहां पे हम इस तरीके से लूप को घुमाते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले से बनाई होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लूप को घुमाते हैं। तो इस लूप को चाहे पानी की हेल्प से घुमा लो, चाहे विंड मिल है तो हवा से घुमा लो, एंड सो ऑन। फाइनल पर्पस तो यही है कि ये लूप घूमे, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो जिस पोजीशन पे कोई एंगल थीटा बन रहा है
इस पोजीशन पर फ्लक्स क्या होगी, आप लिख के देखो एक बार, आप लिख सकते हो फ्लक्स। बस क्या करना है, बी डॉट ए और नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई कर देना है। और जो नंबर ऑफ टर्न्स हो ना सबसे पहले लिख दिया करो ताकि वो मेसी ना हो कभी। तो एट एनी टी जो फ्लक्स हो गई वो क्या हो गई, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है ओमेगा टी, तो ये बन गया एन ए बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब बच्चों यहां से हम लिखेंगे ईएमएफ। चलो पहले तो ये बताओ, ये जो सिचुएशन है जब लूप घूमेगा तो क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए प्रोड्यूस ईएमएफ? फ्लक्स चेंज होएगी है ना, जैसे जैसे लूप की डायरेक्शन चेंज करेगी उसके थ्रू जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो ईएमएफ हो जाएगी माइनस डी फाई बाई डी टी। अगेन मैं माइनस लिख रहा हूं बट हम डायरेक्शन तो बाद में ही निकालेंगे लेंस लॉ से, अभी तो मुझे मैग्नीट्यूड से ही मतलब था। तो वो बन जाएगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है बच्चों, पहले वाली एन ए बी ओमेगा। तो मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ईएमएफ कैसे बढ़ाई जा सकती है या किस क्वांटिटी से कितना फर्क पड़ता है, कि भाई रेडियस डबल कर दिया तो क्या होगा एंड सो ऑन। तो बच्चों इस केस में अगर मैं फ्लक्स और ईएमएफ के ग्राफ्स बनाऊं तो फ्लक्स का ग्राफ बनेगा कॉस ओमेगा टी वाला और ईएमएफ का ग्राफ बनेगा साइन ओमेगा टी वाला। यहां बच्चों माइनस चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बोला डायरेक्शन तो बाद में ही निकालेंगे लेंस लॉ से। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है एन ए बी डब्ल्यू। तो अगर हम ये ग्राफ बनाएं बच्चों, बस माइंड में आपने ये रखना है बच्चों, एक में कॉस आएगा तो एक में साइन आएगा, ठीक है ना।
तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है वो है फ्लक्स का cos थीटा का, और जो रेड वाला ग्राफ है वो है ईएमएफ का sin थीटा का। आपको बच्चों एग्जैक्ट ग्राफ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इस ग्राफ से ये याद रखना है कि अगर आप ध्यान से देखो कि जब एक की वैल्यू 0 है तो दूसरे की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है ना, वो तो होगा भी साइन कॉस में। अगर साइन की वैल्यू 0 होती है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सिमिलरली अगर कॉस की वैल्यू 0 होती है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होना ही है। तो ये ग्राफ्स कभी भी मतलब ओवरलैपिंग ग्राफ्स नहीं हो सकते कि बिल्कुल एक जैसे हो, इनके बिहेवियर में हमेशा डिफरेंस होगा। तो बच्चों देखो यहां से हमने क्या समझना है, चाहे हम इस बात को ग्राफ से समझें, चाहे ऊपर एक्सप्रेशन को देख के ही समझें कि भाई हाँ एक केस में कॉस आ रहा है और एक केस में साइन आ रहा है, तो वो ये है बच्चों कि फ्लक्स का ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब है? आप ग्राफ से देखो, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, प्लस माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। पीक उस टाइम पे फ्लक्स क्या है? 0, राइट? सर यस, आई और ई का जो मतलब मैक्सिमम वैल्यूज है वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि ई में वो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया ना। अच्छा ठीक है सर। बच्चों ये सबको बात क्लियर हो रही है कि जब फ्लक्स 0 है तब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, सिंपली ऐसे याद रख लो। मतलब देखो बच्चों क्या याद रखना है कि बस एक में साइन होता है, एक में कॉस होता है। तो जब एक की वैल्यू 0 होगी तो दूसरे की वैल्यू 1 होगी, है ना? तो सिमिलरली इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि ईएमएफ मिनिमम कब होगी? जब फ्लक्स मैक्सिमम। की पीक फ्लक्स की पीक से बड़ी ही हो, ये सिर्फ तब है अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, एंड नॉर्मली ओमेगा इज वेरी लार्ज।
तो इसलिए दिस मेक सेंस। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि ज्यादा फ्लक्स का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा ईएमएफ। ठीक है, आप देख सकते हो कि जब फ्लक्स ज्यादा है तब तो ईएमएफ 0 है। तो मुझे बताओ, इज ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स? बच्चों आंसर करो यस नो में। इज ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स? नो, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू rate of change of flux, d phi by dt, right, and not phi. मैंने बच्चों पीक वाली बात ये बोली थी कि देखो फ्लक्स में बाहर क्या आ रहा है, NAB, ईएमएफ में क्या आ रहा है, NAB इंटू ओमेगा। नॉर्मली ओमेगा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैंने ईएमएफ की वैल्यू जो है वो फ्लक्स से बड़ी दिखाई है। यस, बिल्कुल सही याद किया आर्यन, ये बिल्कुल एसएचएम जैसा केस हो गया। एसएचएम में भी हम ऐसे ही लिखते थे, शायद आपने ऐसा ग्राफ भी बनाया हो, आई एम नॉट श्योर। वहां पे किसके लिए लिखते थे ऐसा? पोजीशन एंड स्पीड। तो याद करो, हम वहां कहते थे ना कि भाई जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाती थी और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती थी। तो बिल्कुल वही चीज है, और वो इसलिए क्योंकि वहां भी यही था कि एक के साथ साइन आ रहा था, दूसरे के साथ कॉस आ रहा था। बिल्कुल वही यहाँ पे है। तो अब जब एसएचएम याद कर ही रहे हो तो फिर बताओ, एसएचएम में ही हमने एक कंसेप्ट लिखा था, क्या कह सकते हो आप, जब ऐसा कुछ हो रहा होता है कि एक मैक्सिमम है और दूसरा मिनिमम है, आपने कोई टर्म लिखी थी वहां पे, फेज डिफरेंस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ? पाई बाय 2। तो ये लिख लो अगला पॉइंट कि देयर इज अ फेज डिफरेंस इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों कि ये जो पोजीशन बनी हुई है लूप की,
ऑब्जर्वर मैंने दिखाया हुआ है टुवर्ड्स राइट, ये मैं राइट साइड वाली बात कर रहा हूँ। इस पोजीशन पर अब लेंस लॉ लगाओ और मुझे बताओ कि ऑब्जर्वर को करंट किधर को नजर आ रहा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन है कि ये जो राइट साइड वाली पोजीशन बनाई हुई है मैंने लूप की, ऑब्जर्वर भी दिखा दिया है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को करंट की क्या डायरेक्शन नजर आ रही होगी। जैस्मिन दोबारा सोचो, बाकी सब ने ठीक दिया। आदित्य वेरी गुड, और कहीं तुम बुरा मान जाओ। हाँ भाई, बाकी लोग भी करो आंसर। तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों बच्चों? कैसे निकाला? क्योंकि फ्लक्स कम हो रही है ना, जैसे जैसे हम लूप को घुमा रहे हैं, जो लूप की सबसे इनिशियल पोजीशन है, इस पे हम देख सकते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम है। अभी राइट साइड को फील्ड लाइंस जो हैं वो कम हो जाएंगी अगर हम इस तरह से लूप को घुमाते रहेंगे। तो उसको अपोज करने के लिए हमें राइट साइड को ही और फील्ड लाइंस चाहिए। राइट साइड को और फील्ड लाइंस के लिए करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम करंट की डायरेक्शन तो लेंस लॉ से ही निकालेंगे। अब इस केस के लिए बताओ बच्चों मुझे, ये तो पहला केस हो गया। इस पोजीशन पे तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया जैसे हमने अभी बात की। ऑब्जर्वर वहीं पे है बच्चों, अब मतलब हमने लूप को इनिशियल पोजीशन के हिसाब से किसी ऑब्ट्यूस एंगल से घुमा दिया। ठीक है, तो मतलब जो एरिया वेक्टर पहले बिल्कुल राइट को था, आप देख सकते हो कि वो एरिया वेक्टर अब पहले इधर को था एरिया वेक्टर, अब वो इतना घूम गया। ठीक है ना? तो इस केस में मुझे समझाओ करंट की डायरेक्शन। हमने इस इंस्टेंट पे बताना है या इस दौरान, इस एंगल को इस घुमाने के दौरान इंस्टेंट नेट पे, करंट कहाँ होगा? ना ना, इस इंस्टेंट पे।
सर एक बार रिपीट कर दो, क्या चीज एक्सप्लेन करनी है? आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ऑब्जर्वर आपका वही राइट पे ही है, तो अब जो नया इंस्टेंट मैंने बनाया है उस पे ऑब्जर्वर को करंट की क्या डायरेक्शन नजर आ रही होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ओके सर। तो इससे हिंट ले लो बच्चों, एक टाइम बीच में ऐसा आया होगा कि जब लूप बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया होगा, जो मैंने नीचे दिखाया हुआ है। अभी तो फ्लक्स जीरो हो गई होगी, राइट? अब जब लूप को यहां से फिर घुमाना शुरू करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स फिर से राइट साइड पे फ्लक्स आनी शुरू हो जाएगी। अब बढ़ रही है फ्लक्स राइट की तरफ। अब हमने बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से नहीं देखना बच्चों, फिर तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास, हमें तो उस इंस्टेंट के लिए बताना है, राइट? तो अब क्या होगा, टुवर्ड्स राइट फील्ड लाइंस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, उनको अपोज करना है। तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर को चाहिए, लेफ्ट को चाहिए। अगर लेफ्ट को चाहिए तो राइट साइड वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से आप देखो करंट किधर को होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। सर यस। सर इसमें तो हमने सर कई इंटरमीडिएट्स बना के देखी हैं, हम्म लेकिन सर अगर हमें कोई मतलब एक तो इनिशियल कंडीशन दी हो क्वेश्चन में, जैसे हम्म वर्टिकल थी, जब जो लूप था वर्टिकल था, और हम्म सर उसके बाद हमें कह दिया हो कि 120 डिग्री से हमने रोटेट कर दिया इसको, हम्म तो भी सर हमने मतलब उसी इंस्टेंट पे देखनी है कि हम फिर तो हम इनिशियल से ही कंपेयर करेंगे? नहीं नहीं, हम उस इंस्टेंट पे देखते हैं। ये वाला बच्चों मैं समझाऊंगा आपको दोबारा, ठीक है? अभी डोंट वरी अबाउट दिस, डायरेक्शन वाला हम दोबारा करेंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको कि कैसे क्या हो रहा है। अभी आप सिर्फ मतलब ये फेज डिफरेंस तक समझ लो अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर, यस। बट यहाँ पे जो हमने फाइनल केस बनाया क्लॉकवाइज तो आ रहा है वैसे भी जनरली, बट जो हमने फाइनल केस बनाया उसमें ए वेक्टर बनाना गलत नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा बोला था ए वेक्टर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसीलिए जान के ए वेक्टर बनाया है, बिकॉज ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये मैं उस वाले एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इनिशियली बनाया था। ये मैंने बनाया इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो लूप है वो 120 डिग्री से घूम गया, 120 या जो भी ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसको बनाने का पर्पस ये था। अगर मैं मान लो ये वेक्टर ना दिखाऊं तो अब ये जो लूप बना हुआ है आप इससे बता नहीं सकते ना कि लूप कितना घुमा हुआ है ओरिजिनल पोजीशन से। हाँ जी, सिर्फ ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से लूप की रोटेशन समझानी थी, उसके लिए ए वेक्टर दिखाया। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तो अभी डोंट वरी अबाउट दिस डायरेक्शन वाला केस, इससे पहले तक समझ लो। और आपका जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 01 ए एंड बी पार्ट। ठीक है, इसको कर लेना प्लीज। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।